हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं सुनील दत्त, प्रवक्ता भूगोल, गौरा कॉलेज, रायबरेली। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट भूगोल कक्षा 12 में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि संसाधन जो हमारी इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो मृदा संसाधन हो, चाहे वो वन संसाधन हो, चाहे वो कृषि संसाधन हो, ये बहुत तरह के संसाधन हैं। उसी में से खनिज संसाधन और ऊर्जा के संसाधन भी हैं। मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर इनको जब अपने लिए उपयोगी बना लेता है तो यही संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि जिम्मरमैन ने भी कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि वे बनाए जाते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर इनको अपने लिए जीवनोपयोगी बनाता है तो ये संसाधन कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज खनिज और ऊर्जा के संसाधन कि खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के कितने प्रकार हैं, खनिजों का क्या जीवन में महत्व है, क्या उपयोग है, उनकी कितनी पेटियां हैं और इनका हम लोग कैसे संरक्षण करें। तो आइए हम लोग चलते हैं खनिज और उसका वर्गीकरण। जी बच्चों, अब हम लोग देखते हैं खनिज और ऊर्जा के संसाधन। तो खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो हमें खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? खनन प्रक्रिया के द्वारा, खुदाई के द्वारा। भूगर्भ से जब खुदाई होती है तब हमको यह खनिज प्राप्त होता है। प्रत्येक खनिज जो भी इस प्रकृति में उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के खनिजों में कोई न कोई विशेष रूप से उसकी भौतिक और रासायनिक रूप से अपनी एक विशेषता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि खनिजों के कितने प्रकार हैं, खनिजों का वर्गीकरण क्या है। तो भौतिक और रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो खनिजों के दो प्रकार हैं। एक को कहा जाता है धात्विक खनिज और दूसरे को कहा जाता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, जिनमें धातुओं की विशेषताएं पाई जाती हैं, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, इनमें सब में धात्विक गुण पाए जाते हैं। और इसी तरह से इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक को हम लौह खनिज कहते हैं और दूसरे को अलौह खनिज कहते हैं। ये लौह खनिज क्या होते हैं? लौह खनिज भी वही खनिज होते हैं जिनमें लौहांश की मात्रा पाई जाती है, जैसे आपका लौह अयस्क और मैंगनीज। इसी तरह से दूसरा हमारा जो धात्विक खनिज है वो है अलौह खनिज। अलौह खनिज क्या होते हैं? यानी वह खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं लेकिन वे धातु वाले खनिज ही होते हैं, वो अलौह खनिज कहलाते हैं। जैसे आपका बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया। तो यह कैसे खनिज हैं? यह अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा खनिज आता है, वो है अधात्विक खनिज। ये अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, जिनमें धातुओं की विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। ये भी दो प्रकार के हैं। एक को कहा जाता है ऊर्जा खनिज और दूसरे को कहा जाता है अन्य अधात्विक खनिज। ये ऊर्जा खनिज सबसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इसमें से प्रमुख है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है प्राकृतिक गैस। ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये ऐसे खनिज हैं जो कि ईंधन प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले ऐसे खनिजों को भी ईंधन खनिज या शक्ति के संसाधन के नाम से भी जानते हैं।
दूसरे ऐसे जो अधात्विक खनिज हैं जिसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, जिससे हमें ईंधन नहीं प्राप्त होता है, वह अन्य अधात्विक खनिज के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपका अभ्रक है, माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि। खनिजों का संबंध सीधे चट्टानों से है, क्योंकि खनिजों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों से होता है और चट्टानों से ही खनिजों का निर्माण होता है। तो अब तक लगभग 2000 खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन उन 2000 खनिजों में से केवल कुछ ही ऐसे खनिज हैं जो कि आर्थिक रूप से उपयोगी हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 100 खनिजों के आसपास इनकी जानकारी हो पाई है, लेकिन उन 100 खनिजों में से केवल 3 खनिज ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो भारत में चूँकि खनिजों के हिसाब से भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश है, तो भारत में खनिजों का कहाँ कहाँ पर वितरण है, खनिजों की कहाँ कहाँ पर पेटियां हैं, खनिज कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं, तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि खनिज भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे भारत में मुख्य रूप से खनिजों की कुल 5 पेटियां हैं। तो ये 5 पेटियां कौन सी पेटियां हैं जहां पर ज़्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है? तो आइए हम लोग देखते हैं खनिजों की पेटियां या खनिजों का क्षेत्र या खनिजों का वितरण। ये पहली पेटी है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पेटी, जिसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह क्षेत्र आता है आपका झारखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का। ये पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत ही धनी है खनिजों के हिसाब से। यहाँ पर जैसे कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, ये सारे खनिज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है यानी दूसरी पेटी है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की पेटी। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा आपका गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि तांबा है, नमक है, जिंक है, ग्रेनाइट है, इस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि जो तांबा है वो राजस्थान की एक खेतड़ी है, वो बड़े तांबे के लिए ज़्यादा फेमस है। कौन सी जगह है? वो है खेतड़ी, तांबा के लिए जानी जाती है। और तीसरा क्षेत्र है हमारा मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी यह जो तीसरा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आपका आता है मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है। यह क्षेत्र भी जो है एक तरह से यह खनिजों के हिसाब से बहुत धनी है। जो चौथा क्षेत्र है वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पेटी। ये पूरा बेल्ट जिसमें आपका थोड़ा सा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें लौह अयस्क है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, ये बहुमूल्य खनिज इसमें आपके पाए जाते हैं। जो 5वीं पेटी है वो है दक्षिणी पश्चिमी पेटी, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो केरल है, गोवा है, कुछ कर्नाटक का हिस्सा है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का हिस्सा है। इसमें जैसे आपका दोदा बेटा है, यहाँ पर जो है ये खाने जो है लौह अयस्क की पाई जाती हैं। तो बॉक्साइट की भी यहीं पर खाने हैं। तो इस तरह से भारत में जो है खनिजों की कुल 5 पेटियां हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पेटी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की पेटी, मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पेटी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पेटी और दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये खनिजों की पेटियां हैं, जहाँ जहाँ पर जो लौह अयस्क है वो किस किस रूप में पाया जाता है। क्योंकि लौह खनिज जो है एक ऐसा खनिज है कि जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है और बिना लौह अयस्क के ये जो प्राचीन सभ्यता है चाहे आधुनिक सभ्यता है वो संभव नहीं है। तो लोहा एक तरह से समझ लीजिए कि यह आधुनिक सभ्यता का, आधुनिक विकास का, आर्थिक विकास का यह है आधारशिला है। तो हम लोग देखते हैं कि लोहे के कुल 4 किस्में पाई जाती हैं। लोहे की कुल 4 प्रकार हैं।
इसमें से जो सबसे उत्तम किस्म का लोहा माना जाता है वो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा माना जाता है, जिसमें सर्वाधिक लौहांश की मात्रा पाई जाती है। और जो दूसरा हमारा लोहा है वो है हेमेटाइट किस्म का, इसमें भी लौहांश की मात्रा पाई जाती है लेकिन मैग्नेटाइट की तुलना में कम। तीसरा हमारा है लिमोनाइट और चौथा है साइडेराइट। ये जो साइडेराइट किस्म का लौह अयस्क है ये है सभी चारों खनिजों में, चारों लौह अयस्कों में सबसे निम्न क्वालिटी का घटिया किस्म का लोहा माना जाता है। तो भारत में ज़्यादातर जो है वो हेमेटाइट और लिमोनाइट ही किस्म के लौह पाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इनका उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन क्षेत्रों में। तो इसमें से सबसे जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बेल्ट है ये छत्तीसगढ़ वाली मध्य प्रदेश के दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के पड़ोस में, जिसमें डल्ला राजहरा की पहाड़ियाँ जो है ये बड़ी फेमस हैं। दूसरा आता है आपका झारखंड। ये झारखंड की जो नोआ मुंडी की खान है यह आपके बिहार के दक्षिण में स्थित जो झारखंड है ये भी जो है लौह अयस्क के लिए बड़ी फेमस खान है। तीसरा आता है उड़ीसा। ये उड़ीसा का जो ये हिस्सा है इसमें जो गुरु महिसानी खान है ये बहुत ही फेमस है। और जो चौथा प्रमुख राज्य है वो है कर्नाटका, यानी कर्नाटक की जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से पर्याप्त मात्रा में जो है लौह खनिज निकाला जाता है, उत्पादित किया जाता है। अगर हम इसके व्यापार की बात करें, इसके अगर हम विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो भारत में जितना लौह खनिज पैदा होता है उसमें से 43% लौह अयस्क का निर्यात कर दिया जाता है। और यह ज़्यादातर निर्यात आपका जापान, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, कोरिया है, इन सारे देशों को निर्यात किया जाता है। और यह लोहा, यह मान के चलिए कि आपका जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, आपका जो बम्बई बंदरगाह है, इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जाता है। हमारा जो अगला खनिज है वो है मैंगनीज खनिज। यह मैंगनीज खनिज यह लौह खनिज है। चूँकि इसमें लवणांश की मात्रा पाई जाती है इसलिए इसको लौह खनिज के रूप में जाना जाता है। इस मैंगनीज का जो विशेष रूप से उपयोग है वो लौह अयस्क को पिघलाने में किया जाता है। यानी अगर 1000 किलोग्राम लोहा है तो 10 किलोग्राम मैंगनीज लगेगा, तब जाकर के आपका लौह इस्पात तैयार होगा। यानी लौह इस्पात को बनाने में मैंगनीज नाम के जो लौह खनिज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो किन किन क्षेत्रों में होता है। तो भारत का ये पूरा मैप है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से जो उड़ीसा राज्य है, ये जो उड़ीसा राज्य है ये मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर केओंझर एक जगह है, यह मैंगनीज के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी स्थान है। दूसरा है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ की जो बालाघाट की खानें हैं ये बड़ी फेमस हैं। अगला हमारा जो है वो है कर्नाटका, यानी जो धारवाड़ है, ये आपका ये धारवाड़ की जो चट्टानें हैं इन्हीं चट्टानों में आपका मैंगनीज समाहित रहता है। और जो चौथा है वो है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है नागपुर है, रत्नागिरी है, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि केओंझर, बालाघाट, धारवाड़, नागपुर, रत्नागिरी, इन क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अगर व्यापार की बात की जाए तो जो भारत में मैंगनीज तैयार होता है तो भारत खुद उसका इस्तेमाल
लौह अयस्क को गलाने में कर लेता है, लेकिन जो कुछ लौह अयस्क को गलाने के बाद मैग्नीज बचता है उस मैग्नीज का निर्यात भी कर देता है। और किन किन देशों को निर्यात किया जाता है, अगर उसमें देखें तो सर्वप्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कोरिया आज अन्य देशों को जो है भारत जो है वो निर्यात कर देता है। प्यारे बच्चों, लौह खनिजों के बाद अब नंबर आता है अलौह खनिजों का। ये जो अलौह खनिज हैं, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसमें लौह अंश की मात्रा नाम मात्र की पाई जाती है या यूं कह लीजिए कि नहीं पाई जाती है, वो अलौह खनिज कहलाते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन अलौह खनिजों में जो सबसे प्रमुख खनिज है वो है बॉक्साइट। यद्यप तांबा भी है, सीसा भी है, जस्ता भी है, लेकिन ये है जो बॉक्साइट है ये प्रमुख खनिज है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये बॉक्साइट क्या है, इसका क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है। तो चूंकि बॉक्साइट एक ऐसा खनिज है कि जिसके माध्यम से आपका एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनता है, और एल्युमिनियम से आप जानते हो कि दरवाज़ा है, खिड़की है, चौखटा है, तमाम बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसलिए बॉक्साइट का जो मुख्य काम है वो एल्युमिनियम के निर्माण का है। तो ये जो बॉक्साइट है इसका मुख्य काम है एल्युमिनियम का निर्माण करना, यानी एल्युमिनियम के निर्माण में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भारत में जो उच्च कोटि का बॉक्साइट है, उस उच्च कोटि के बॉक्साइट से 50 से 60% एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो बॉक्साइट है यह विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बिजली के सामानों में यानी विद्युत यंत्रों में ही किया जाता है। इसके अलावा वायुयान में भी खिड़की, दरवाज़ा, बिजली के सामान अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बिजली के सामान यानी विद्युत यंत्रों में ही किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है। तो यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख स्थान आता है वो बिहार और झारखंड का आता है। यानी बिहार और झारखंड, ये जो पूरा आपका क्षेत्र देख रहे हैं उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र, इसी में आपका बिहार और झारखंड का हिस्सा आता है। तो पूरे देश में जितना बॉक्साइट पैदा होता है उसका 50% यहीं से उत्पादित किया जाता है। यानी इसी क्षेत्र में आपका जो रांची है, आपका पलामू है, लोहरदगा है। ये लोहरदगा बड़ा फेमस है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर है। तो ये है आपके इसी वाले क्षेत्र में लोहरदगा पड़ता है। दूसरा क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा, जिसमें से आप देखेंगे कि जो 22% जो बॉक्साइट है वो इसी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही उत्पादित किया जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि ये जो जबलपुर है मध्य प्रदेश का, जो शहडोल है, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो हो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, जिसमें 16% जो बॉक्साइट है वो यहीं से पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। कोल्हापुर, रत्नागिरी, ये ऐसे ज़िले हैं जहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगर इसके हम व्यापार की बात करते हैं तो कुल बॉक्साइट के उत्पादन का जो निर्यात किया जाता है पूरे विश्व में, उसमें से 60% निर्यात केवल इटली को किया जाता है। यानी इटली पूरे भारत के बॉक्साइट के उत्पादन का 60% अकेले ही आयात कर लेता है। उसके बाद जो बॉक्साइट बचता है वो हो जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, कोरिया, अन्य जो विकसित देश हैं उन देशों को भारत निर्यात कर देता है। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग धात्विक खनिजों के बारे में देख रहे थे। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण खनिज है वो है अभ्रक।
यह अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है। इसको अंग्रेजी में माइका कहा जाता है। चूंकि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, इसलिए अभ्रक की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। परीक्षा में हर बार लगभग पूछा जाता है। अगर इस बार नहीं पूछा गया है तो अगली बार पूछा जाएगा, अगली बार नहीं पूछा गया है तो अगली बार पूछा जाएगा, पूछा अवश्य जाता है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और चूंकि भारत में विश्व का 75 से 80% अभ्रक पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। चूंकि यह विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसकी उपयोगिता विद्युत यंत्रों में अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। विद्युत यंत्रों के अलावा आभूषण है, वायुयान है, जलयान है, रंग रोगन है आदि सामानों में भी इसकी उपयोगिता पड़ती है। तो इस तरह से जो अभ्रक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको एक चीज़ और बता दें बच्चों कि जो यह रूबी अभ्रक है ये केवल भारत में ही पैदा होती है और यह लाल रंग की होती है, इसलिए इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि भारत जो है वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही धनी है, बहुत ही संपन्न है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के खनिज बहुतायत से ही उत्पादित किए जाते हैं। उसमें से जो पहला है वो है बिहार और झारखंड। यानी देश का जो 50% अभ्रक है वो इसी बिहार और झारखंड, यानी जो यह बिहार और झारखंड का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आ जाता है। तो यह पूरी जो बेल्ट है ये बहुत ही अभ्रक के लिए धनी मानी जाती है। यहाँ पर जो कोडरमा की खान है और गिरिडीह की खान ये बड़ी फेमस है। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है ये है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यह आपका यहीं पर परीक्षा में पूछा जाएगा फिल करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोडरमा है ये है आपके इसी झारखंड के क्षेत्र में पड़ेगा। अगला हमारा क्षेत्र आता है वो है आंध्र प्रदेश। यानी देश का जो 1/3 अभ्रक है वो इसी आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों से ही उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुंटूर है और रायचूर है, सिंगरैली है, ये सिंगरैनी। तो यानी ये सिंगरैनी भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या है, कहाँ पर है। तो ये सिंगरैनी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक उत्पादन के लिए ये बड़ा फेमस है। जो तीसरा हमारा प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका राजस्थान का हिस्सा। उसमें थोड़ा बहुत कुछ गुजरात का भी हिस्सा आ जाता है, थोड़ा बहुत आपके पड़ोसी राज्यों का आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो राजस्थान है वही ज़्यादा इसके लिए जाना जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि जयपुर है, उदयपुर है, मकराना की खान, ये है जयपुर, उदयपुर और मकराना, ये सब आपके इसी राजस्थान में है। तो यह क्षेत्र ऐसा है जो अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कोडरमा है, सिंगरैनी है, मकराना है, ये सब अभ्रक के लिए जाने जाते हैं। अगला हमारा इसका जो मुख्य पॉइंट है वो है व्यापार। अगर हम अभ्रक के उत्पादन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक निर्यात भी होता है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि अभ्रक भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसका निर्यात किया ही जाना है और निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है। तो जो भारत का अभ्रक है वो विश्व में जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है आदि देशों को निर्यात किया जाता है। और यह निर्यात जो हमारे भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे आपका कलकत्ता बंदरगाह है, आपका ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आपका ये बम्बई बंदरगाह है, इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से
इस अभ्रक का निर्यात किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे कि जो धात्विक खनिज हैं उसमें चाहे वो लौह खनिज हों चाहे अलौह खनिज हों, अब उसके बाद हमारा जो अधात्विक खनिजों का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज आता है वो हो ऊर्जा खनिज है, ईंधन खनिज है या शक्ति के संसाधनों का खनिज है। क्योंकि इससे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्ति होती है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे घरेलू क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन में हो, चाहे उद्योगों में हो, आदि क्षेत्रों में हमको इससे ऊर्जा मिलती है, इससे हमको एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए यह जो संसाधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चूँकि यह संसाधन महत्वपूर्ण है और यह सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है, इसलिए इसका संरक्षण भी जरूरी है। इसके साथ ही साथ जो ऊर्जा का जो दूसरा हमारा विकल्प है, दूसरा पहलू है, यानी जो गैर परंपरागत स्रोत है, उसको हमको संरक्षित भी करना पड़ेगा, उसको बढ़ावा भी देना पड़ेगा, तब जाकर के जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं वो संरक्षित रह पाएंगे, वो बच पाएंगे और उन्हीं संसाधनों को हम आगे आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसको हम कैसे बचाएं, इसका संरक्षण कैसे करें। जिन पदार्थों से मानव को कृषि, उद्योग, परिवहन एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु शक्ति या ईंधन की प्राप्ति होती है उन्हें ही ऊर्जा संसाधन कहा जाता है या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका जो वर्गीकरण हुआ है, इसके जो प्रकार हैं वो क्या हैं। तो अगर हम देखें कि जो प्रकृति में हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो दो रूपों में हैं। एक को कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा के साधन और दूसरे को कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन या संसाधन। ये परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या हैं? परंपरागत से तात्पर्य है कि जो प्रकृति में बहुत पहले से मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जो समय के साथ घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वो संसाधन परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। चूँकि ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, इसको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं, नया नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको अनव्यकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। चूँकि ये समाप्त हो रहे हैं, इनका क्षय हो रहा है, इसलिए इनको क्षयीय संसाधन भी कहा जाता है। चूँकि समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनको समाप्य संसाधन तथा इसे अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं जो समाप्त होने के कगार पर हैं, जो अनव्यकरणीय हैं, जो क्षयीय हैं, जो परंपरागत हैं, उसमें से जो कोयला है यह सबसे प्रमुख है। कोयला, जिसको काला हीरा भी कहा जाता है, जो वनस्पतियों के लंबे समय के बाद जब भूगर्भ के हलचलों में, विवर्तनिक हलचलों के कारण भूगर्भ में दब जाने के कारण लंबे समय के बाद, ताप दाब के बाद जब उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार बदल जाता है, तब जाकर के रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इस कोयले का निर्माण होता है। और कोयले का जो निर्माण है वो कार्बोनिफरस पीरियड में माना जाता है। तो कोयले की भारत में हो चाहे विश्व में है, लेकिन इसकी कुल 4 प्रजातियां मानी जाती हैं। उसमें से जो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला माना जाता है उसको माना जाता है कोयले का जो सबसे उत्तम प्रकार है वो है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से जो एंथ्रेसाइट कोयला है यह उत्तम किस्म का होता है, इसमें कम धुआं निकलता है, इसमें ज़्यादा आग निकलती है। जो बिटुमिनस कोयला है यह लगभग, ये मान के चलिए कि भारत में ज़्यादातर यही बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला भारत में केवल तमिलनाडु में ही पाया जाता है। और जो पीट कोयला है इसमें ज़्यादा धुआं निकलता है, यह है कम मात्रा में भारत में पाया जाता है और ये सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम का मतलब होता है कि पेट्रा और ओलियम। पेट्रा माने होता है खनिज, ओलियम माने होता है तेल, यानी जो खुदाई करके चट्टानों से निकलने वाला जो तेल होता है। पेट्रा यानी कि चट्टान या सैल, जो चट्टानों से सैलों से खुदाई करके निकाला जाता है तेल, वो पेट्रोलियम या खनिज तेल कहलाता है। हमारा अगला जो परंपरागत स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का साधन है, वह है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जो ऊर्जा का काम करता है, जो ईंधन का काम करता है। तो इस तरह से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ऐसे साधन हैं जो परंपरागत हैं, जो क्षयी हैं, जो समाप्य हैं। दूसरा हमारा आता है वो है गैर परंपरागत। ये गैर परंपरागत साधन ऐसे साधन हैं जो कि इनको हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से इनको रिन्यू कर सकते हैं, फिर से इनको जिंदा कर सकते हैं, फिर से इनको उपयोगी हम बना सकते हैं, यानी इनको हम पुनर्जीवित करके इनको हम नया रूप दे सकते हैं। इसलिए इनको हम नव्यकरणीय संसाधन कह सकते हैं। ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको अक्षयी या असमाप्य संसाधन कहा जाता है, यानी रिन्यूएबल, जिनको हम फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? उसमें से आता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, यानी सोलर पैनल के माध्यम से हम सौर ऊर्जा पैदा करते हैं। जब तक हम हैं और तब तक सूरज है, सूरज जब तक है कभी भी जो है सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा है पवन ऊर्जा, यानी जब तक प्रकृति में हवाएं चलती रहेंगी, पवनें चलती रहेंगी, हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर हम पवन चक्की लगा करके, उसमें टरबाइन लगा करके हम उसको जो है उस गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से हम पवन ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगला हमारा है जलीय ऊर्जा, जिसको कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा, यानी जैसे नदियां प्रवाहित हो रही हैं, अगर नदियां हैं तो जल हमको मिलता ही रहेगा। इसलिए जलीय ऊर्जा यानी जल विद्युत ऊर्जा भी हमारे लिए नव्यकरणीय है, यह गैर परंपरागत है, यह असमाप्य है। इसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा, यानी जियोथर्मल एनर्जी, यानी जमीन से जो गर्मी निकल रही है, उस गर्मी के माध्यम से, उस ताप के माध्यम से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक जगह है, वहाँ पर अभी इसका केंद्र स्थापित किया गया है। अगला जो हमारा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है वो है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, यानी इसको जैव भार ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यानी जो कृषि अपशिष्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो नगरीय अपशिष्ट हैं, जो कूड़ा कचरा है, जीव जंतुओं वनस्पतियों का जो अवशेष है, जो सड़ा गला वस्तुओं का जो अवशेष है, उसके माध्यम से अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो जैव ऊर्जा कहलाती है। इसका जो वर्तमान में जो सबसे प्रमुख ऊर्जा का केंद्र माना जाता है वो गाय भैंस के माध्यम से जो निकलने वाला जो गोबर है, गोबर गैस के माध्यम से, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, तो यह जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा भी एक जो है ऊर्जा का और प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रकार है, वो है नाभिकीय ऊर्जा, जिसको परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। यह परमाणु ऊर्जा जो है यह यूरेनियम और थोरियम दो ऐसे खनिज हैं, दोनों के मिलने से परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। यूरेनियम के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान रखता है, इसी तरह से थोरियम के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान रखता है। तो भारत में जो ऊर्जा आयोग का परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था वो 1948 में किया गया था, जो बाद में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित हुआ, जिसकी स्थापना 1967 में मुंबई में की गई। परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। और ये बार्क कहाँ पे है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये है मुंबई में। तो इस तरह से भाभा परमाणु
रिसर्च सेंटर के माध्यम से देश में जो है इस समय 6 अणु शक्ति केंद्र हैं, यानी एटॉमिक सेंटर हैं, जिसमें से तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटका में है। तो इस तरह से ये जो 6 परमाणु केंद्र हैं ये देश के लिए ये है नाभिकीय ऊर्जा का काम कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे लिए जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो परंपरागत हों, चाहे गैर परंपरागत हों, चाहे वो नाभिकीय किस्म के हों, ये सब हमारे लिए ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, हमारा जीवन बेहतर कर रहे हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि इसका संरक्षण करें, इसको सुरक्षित करें, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, बेहतर ऊर्जा दे सकते हैं।